नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में उतरना कमाल होता है। बुलंदियों पे पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। तो ये आपका मंच हमेशा बुलंदियों पे ठहरे रहे, मेरी ये दुआ है। नमस्कार, आपका स्वागत है लीड लैब में। इस मंच से हम आपको देश के कई दिग्गजों से मिलाते हैं। आज हम लोग मिलने जा रहे हैं डॉक्टर SM तारिक से, जो कि डॉक्टर होने के साथ साथ समाज सेवा और एक सफल कृषक भी हैं। तो हम जानते हैं उनके संघर्ष की कहानी उनके जुबानी। सर, आपका लीड लैब के मंच पर स्वागत है। थैंक यू सर, आप जिस तरीके से एक सफल डॉक्टर होने के साथ साथ कृषक भी हैं और समाज सेवा भी कर रहे हैं, तो हम लोग पहले तो जानना चाहेंगे आपके जो बचपन कैसा रहा और बचपन किस तरीके से आपका गुजरा है। मेरी प्राइमरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो कादरिया इंग्लिश स्कूल से हुई। उसके बाद मैंने यूनानी मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, सेवा सदन कॉलेज से लॉ किया, और उस बीच में बॉम्बे में वाडिया हॉस्पिटल से चाइल्ड हेल्थ और गायनिक का डिप्लोमा किया। ये मेरा एजुकेशन का वो रहा सफ़र। और ड्यूरिंग हायर सेकेंडरी स्कूल मैंने 82 में ऑल MP का स्काउट गाइड का मैं कैप्टन बना। उसमें मुझे बोध गया में नेशनल जम्बूरी अटेंड करने का मौका मिला। मैंने प्रदेश का नेतृत्व किया था, मध्य प्रदेश सरकार का की तरफ से 9 डिब्बे ट्रेन के भोपाल से हमारे उस समय के तत्कालिक मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर हमारी ट्रेन को रवाना किया। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप रेड क्रॉस में भी मेंबर थे, पद था उसके अंदर में आपको, उसमें हमने सुना है कि आपने ब्लड डोनेशन करवाया भी और खुद भी करा, तो उसके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। वो मेरा पैशन रहा। स्कूल टाइम से जैसे ही मैं 18 साल का हुआ था तो मैंने पहली बार ब्लड दिया था। और मुझे सबसे पहली बार ले जाने वालों का मैं नाम लेना बहुत मुनासिब इसलिए समझता हूँ कि सबसे पहली बार सुहास पाटीदार बुरहानपुर के एक बहुत अच्छे एक्टिव मेरे बड़े भाई थे, वो उन्होंने मेरे को ले गया और पहली बार उन्होंने ब्लड दिलाया। और उसके बाद पता नहीं कुछ ही अंदरूनी ऐसी मुझे महसूस हुआ कि नहीं, अपने खून देने से लोगों की जान बचती है। तो मैंने पहले खुद ही खून देना शुरू किया और मैंने अपने जीवन में 71 बार खून दे चुका हूँ। और आज भी मैं ये कहता हूँ कि जिस परिवार में तकलीफ होती है तो वो सबसे पहले अपने परिवारों के अंदर इवन रिप्लेसमेंट सेंटर पे जाए, कुछ ना कुछ योगदान ब्लड दे के करे। अच्छा सर। सर, हमको ये भी जानकारी मिली कि आप स्पोर्ट्स में भी रुचि रखते थे, तो आपने कौन कौन से स्पोर्ट्स खेले और कैसे रिप्रेजेंट करे कौन कौन सी टीम? मैं स्पोर्ट्स में तो सभी स्पोर्ट्स में हम लोगों की सहभागिता रहती थी, लेकिन यूनिवर्सिटी में मैं टेबल टेनिस का रनर रहा हूँ। सागर यूनिवर्सिटी होती थी हमारे ग्रेजुएशन टाइम में, आजकल देवी अहिल्या विश्वविद्यालय हो गया है। हमारे टाइम सागर यूनिवर्सिटी होती थी, तो सागर में मैं टेबल टेनिस में मैंने सागर यूनिवर्सिटी तक खेला है। और फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, ये सब टीमों में मेरी लगातार अप्रोच रहती थी। सभी जगह मैंने उसमें रिप्रेजेंट किया हूँ। सर, जैसे कि आप डॉक्टर तो थे, सोसाइटी की सेवा तो कर ही रहे थे, साथ ही साथ समाज सेवा के क्षेत्र में आपने कार्य करना क्यों शुरू करा? क्योंकि वो एक चैलेंजिंग फील्ड है, तो उसका उद्देश्य क्या था? मेरी ज़िंदगी में मेरे पापा के एक दोस्त ठाकुर शिव कुमार सिंह जी बुरहानपुर में जब मैं 18 साल का था तो तकरीबन उसी टाइम में वो सांसद बन गए थे। और मात्र 4 साल के सांसद काल में उन्होंने यहाँ शुगर फैक्ट्री और एक बड़ी इंदिरा सागर परियोजना का शुरुआत कर दी थी। तो वो मेरे पापा के दोस्त होने की वजह से मुझसे एक अटैचमेंट उनका हुआ और मैं 15-16 साल की उम्र से उनके साथ घूमने लगा। उनको देखता था, लोगों के काम बहुत कर रहे हैं, लगे हैं दिन रात, तो वो एक हैबिट मुझ में भी डेवलप हुई। उनसे मैंने किसानी सीखा, पब्लिक वर्क सीखा, और उनके आदर्श सीधे सीधे लोगों को मदद करने के थे। उसकी वजह से मैं इस फील्ड के अंदर, और मेरे वालिद ने उसमें
पूरी तरीके से मेरे को फ्रीडम दिया कि आप, मेरा जो लाइन है मेडिसिन का, वो उससे डायरेक्ट आप लोगों की खिदमत कर सकते हो, तो आपको इसमें जाना चाहिए। तो मैंने बिना इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के, क्योंकि समाज सेवा एक रास्ते में कहीं ऐसी बात आ जाती है कि आपको कोई चुनाव लड़ना होगा या कोई अपना मकसद साधना होगा, तो मेरा कतई मकसद नहीं है, मैं उसको इबादत के तौर पे लेता हूँ। मैं, अल्लाह का फजलो करम है कि जिस मज़हब का मानने वाला हूँ उसमें सबसे बड़ी नेमत मुझे ये जो हासिल हुई है, तो हज बैतुल्ला की 2 बार मुझे सादत मिली, और वहीं से मैं कुछ बातों से इंस्पायर होकर अभी ये नतीजे पे पहुंचा हूँ कि खिदमत खल्क जो है वो इबादत है। और इबादत 2 किस्म की होती है। एक इबादत होती है हुकूकुल्लाह, जो अल्लाह की इबादत, अल्लाह की इताअत के साथ की जाए, और दूसरी, हम जिस ज़मीन पर आ गए हैं तो इस मखलूक के साथ में हमारा क्या रवैया रहा, हमारे वालिदैन का, हमारे अड़ोसी पड़ोसी का, हमारे शहर का, हमारे मुल्क का, उस पर जो हमारी जिम्मेदारी है, तो वो एक इबादत के मायने होती है। तो हम फोकस हो गए कि हमारी जो हुकूकुल्लाह है, अल्लाह की जो हक अदा करने की जो बातें हैं, उसके साथ साथ हुकूकुल इबाद, जो दुनिया में पैदा किए गए लोग हैं, हमारे प्रति जो हमारी ड्यूटी बनती है, उसको देखते हुए हमने समाज सेवा का लाइन चुना है। सर, बात हो गई आपके प्रोफेशन की, बात हो गई समाज सेवा की, लेकिन आप एक सफल कृषक की भी भूमिका निभा रहे हैं, तो आप कृषि की और किस तरह से चले? मुझे ये इस बात का बहुत फख्र है कि मेरी फैमिली में कोई किसान नहीं था। मुझे स्कूल टाइम में हमारी प्री प्राइमरी में मालती प्रजापति मैडम हमारे को हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाते थे, वो आज भी इस शहर के अंदर हैं। उन्होंने प्री प्राइमरी के टाइम में हमारे पूरे क्लास के सब बच्चों को इकट्ठा करके तो वो मैदान में ले जाते थे कादरिया स्कूल के, और ग्रीनरी के लिए, प्लांटेशंस के लिए पूरी मैदान को सफाई हम लोगों के हाथ से करा के वो प्लांटेशन करना सिखाया। तो आज वो बचपन की वो जो छोटी सी एक बीज थी, वो बढ़ने के बाद जब हमारा सानिध्य जब पब्लिक वर्क वाले शिवकुमार भैया से हुआ, तो उनका भी बांध बनाना, प्लांटेशन करना, ग्रीनरी लगाना, ये सब उनका पैशन था। तो उनके साथ जुड़ते जुड़ते मेरे भी ये एक चीज़ की आदत पड़ गई कि एनवायरनमेंट के लिए हम अगर ये सब नहीं करेंगे, ग्राउंड वाटर लेवल के लिए हम बांध नहीं बनाएंगे, तो मेरे जितने भी खेत हैं उसमें मैं ग्रीनरी जरूर लगाता हूँ, बांध जरूर बने हुए हैं उसमें, जहाँ वाटर कैचमेंट एरिया बनता है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाने के लिए ये मैंने शुरू से किया है। और ये करते करते मुझे खेती का शौक हुआ, और मैं शौक को अपनी सोर्स ऑफ इनकम में तब्दील करने में कामयाब हो गया। मैंने इस बीच में एक कॉपी लेके मैं हमारे पंडित तेजपाल भट्ट साहब से नागर और बक्खर क्या होता था वो भी मैंने पहली बार सुना था। मेरे कुछ पापा के दोस्त लोग थे, बसाड़ वाले नारायण पटेल साहब, उन लोगों ने मुझे खेती का ABCD सिखाया, और मैंने अपने खेती में गन्ना, केली और दीगर जो क्रॉप्स बुरहानपुर की है, मैंने सब क्रॉप्स का खुद जो है प्रयोग करके उसमें उत्पादन प्राप्त किया है। पशुपालन मेरा शौक रहा है, इसलिए मैंने बकरी पालन का भी काम किया है, और आज भी मेरा काम जारी है। सर, हम जानना चाहेंगे कि आप पशुपालन में किस तरीके से कार्य करा है और कैसा आपको रिस्पांस मिला? मैंने ये 95 के आसपास में मेरे खेत में बकरियां शुरू की, अपने देसी किस्म की बकरियां, और बिल्कुल रूटीन लेवल पे उसमें 4-6 लोगों को रोजगार भी मिल जाता था, गांव के लोग, और वो अपनी बकरी चराते थे और चरा के लाए वापस बांधे। मैंने ये जो आज की युग की जो बकरी पालन केंद्र बनते हैं बड़े बड़े VIP, वो ऐसा कुछ मैंने शुरू से नहीं किया। आज भी ये जो बकरी पालने वाले लोग हैं, वो बकरी और उनके मवेशी उनके ATM कार्ड होते हैं। गांव का अधिकतर जो लोग हैं वो अपने कामों को निकालने के लिए बकरी पालन करते हैं और पशुपालन करते हैं। दूध के लिए भी वो यूज़ होते हैं। हमारे यहाँ भैंसे भी है, भैंसे का भी हम लोग घरेलू दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका व्यवसाय भी कर सकते हैं।
सर, हमको जैसे जानकारी मिली हमारी टीम से कि आपने अलग अलग व्यवसाय करे, जिसमें दूध डेयरी, पशुपालन हो गया, पावर लूम हो गया। तो ये किस टाइप के व्यवसाय थे और कहाँ तक आपको उसमें सफलताएं मिली? उसमें हर समय में मुझे जो ज़रूरत लगी और मेरे परिवार को जो ज़रूरत लगी, तो उसमें हमारे मम्मी पापा ने इस मामले को लेकर हमें बहुत स्वतंत्र, 3 भाई हैं हम लोग, तीनों भाइयों को बहुत स्वतंत्र उन्होंने ये जिम्मेदारी दी थी कि आप अपने पढ़ाई के साथ साथ अगर कुछ करना चाहते हो तो आप स्वतंत्र हो, आप कर सकते हो। तो ये जो छूट हमको और जो विश्वास हमारे माता पिता ने, हमारे वालिदैन ने जो किया है, उस पे खरा उतरने के लिए हमने शुरू से, हम तीनों भाइयों ने सारी चीज़ों के साथ में मिल के काम किए हैं। दूध डेयरी भी चलाया, घर में पावर लूम भी हमने चलाया। एक टाइम ऐसा आया जिसमें हम पावर लूम को चलाते तो थे, लेकिन कुछ हमारे सहयोगी जो मारवाड़ी समाज के जो लोग थे, जो टेक्सटाइल चलाते थे, उन्होंने टेक्सटाइल बंद करी, हमने भी हमारा पावर लूम बंद कर दिया। क्योंकि बदलते हुए दौर में अगर हमने कुछ समय से नहीं सीखा तो शायद हम भी वहीं खड़े रहते। आज पावर लूम उद्योग बहुत परेशानी में है। हम ये कहते हैं कि हर परिवार में अगर 4 भाई हैं तो चारों ने अपना अपना अलग अलग व्यवसाय करना चाहिए। एक व्यवसाय में सबकी सब अगर इन्वॉल्व होते हैं और खुदा ना करे, खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी बात हो जाती है तो वो चारों की चारों परेशानी में आ जाते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि जितने लोग हैं वो अपने अपने अलग अलग इंटेलिजेंस और स्किल्ड फार्मूले से व्यवसाय भी अलग अलग करें, और जहाँ ज़रूरत पड़े तो जहाँ चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम का फॉर्मूला अपनाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे मौके पे अगर 3 भाई सक्षम है तो चौथे भाई को कोई तकलीफ नहीं आती। तो उस नाते मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि मल्टी डायमेंशनल आपके वर्क्स होना चाहिए, जिसमें चारों दिशा से आप कहीं से कहीं लोगों को कारोबार भी दे सको और अपनी अर्निंग भी कर सको। सर, हमारी टीम ने हमें ये भी बताया कि आप नगर निगम में एज ए एल्डरमैन थे। जी, मैं नगर निगम में 2003 के पहले एल्डरमैन, और वो सब दौर मेरे को आज भी याद है कि वो स्वर्णिम दौर था कि नगर निगम में हमको काम करने का मौका मिला और अच्छा काम हम लोगों ने उस वक्त भी पब्लिक हित में किया है। सर, ये सारे कार्य तो आपने किए ही किए, साथ में अभी एमपी टूरिज्म की तरफ से भी आपको भी कोई दायित्व मिला है? हाँ, जो विदेशी पर्यटक बुरहानपुर तक पहुंचेंगे, बुरहानपुर ज़िले में, तो मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग की तरफ से जो ज़िला से मेरे को रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया हुआ है, मनोज सिंह जी जो उसको देख रहे हैं, और हमको एक खुशी की बात यह है कि पूरे एमपी को जो लीड कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ के जो पहले कलेक्टर थे आदरणीय शिवशेखर शुक्ला जी, वो उसको लीड कर रहे हैं अभी पूरे एमपी में। और उन्होंने बुरहानपुर में जैसे फार्म हाउस होते हैं, विलेज स्टे होता है, फार्म स्टे होता है, फिर टाउन स्टे होता है, तो ऐसे 4-5 ग्रेडिंग किया हुआ है। उसमें जो पर्यटक आते हैं उनको रुकने की सिक्योर्ड अच्छी घरेलू व्यवस्था देने का इंतज़ाम इसके माध्यम से है। और उसमें कोशिश ये होती है कि जो विदेशी लोग आते हैं, जो बाहर के लोग, जो टूरिस्ट आते हैं, तो वो एरिया की भाषा, उसके व्यंजन, खान पान और रख रखाव कैसा है, उसको वो अनुभव कर सकें, और उसके बाद वो दुनिया में जब जाएं तो बुरहानपुर के बारे में वो अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस साझा कर सकें। जी सर। सर, अब एक मैसेज हम चाहेंगे कि आप देश के युवाओं को दें। देश के युवाओं के लिए आज के दौर में सबसे ज़रूरी है कि हम हमेशा पॉजिटिव रहें, बी पॉजिटिव, और निगेटिव थिंकिंग को अपने दूर आने रखें और अपने करीब नहीं आने दें। और मैं मेरे पास अप्रोच करने वाले लोगों को तो कहता हूं, और आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने ये लीड के माध्यम से मुझे इसमें बुलाया। मैं समझता हूं कि निगेटिविटी को डस्टबिन में डालने के लिए हमेशा तैयार रहें। हमारा जो ब्रेन है वो सिर्फ एक सीमित शेप में, एक सीमित होता है, उसमें कोई निगेटिव अगर कोई पॉइंट आता है तो उसको थोड़ी देर के लिए आप प्लस माइनस समझ लो और माइनस उठा के डस्टबिन में डाल दो। सिर्फ अपने ब्रेन में पॉजिटिविटी रखो, हमेशा हमेशा नशे से दूर रहो, अपनी बुरी आदतों से दूर रहो, बैड हैबिट्स जो
सर्वमान्य सबको मालूम है कि बैड हैबिट्स क्या हैं। सारी बैड हैबिट्स के खिलाफ मैं बोलता हूं कि आप अगर बैड हैबिट्स में इन्वॉल्व रहोगे तो कभी तरक्की भी कर लोगे तो वहां से एकदम नीचे आओगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो अपनी स्किल से बहुत ऊपर निकल गए, लेकिन कुछ बैड हैबिट्स की वजह से, ड्रिंक कार्ड होने की वजह से, स्मोकिंग की वजह से किसी के कार्डियक अरेस्ट हो गया, बीमारियां होती है। उसके साथ साथ एक बीमार की वजह से, बड़ी बीमारी होने की वजह से पूरा घर तबाह और बर्बाद हो जाता है। तो मैं आज की युवा पीढ़ी से जो नशा जिसको बोलते हैं अपन, उससे दूर रहें। सबसे पहले निगेटिव माइंड बनेगा तो नशे की तरफ जाएंगे, तो निगेटिविटी की तरफ जाना ही नहीं है। और हमारे बड़ों का आदर करें, आदर करना सीखें। तो जाहिर बात है कि जब बड़ों का आदर करेंगे तो हमारे में संस्कार आएंगे। और ये भारत जो है गंगा जमनी तहजीब का देश है, इसमें सबको मिलजुल के रहना है। आने वाली ये जो हवाएं जो चलती है उसके लिए मैं ख़ास तौर से जो सांप्रदायिक ताकत जो इस हिंदुस्तान में जो बढ़ रहा है उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अफवाहों पर और ये सारी चीज़ों पे जो बात बिगड़ जाती है तो उसमें कुछ शेर के माध्यम से पूरा आ जाएगा कि दरवाजे की आहट सुनकर उसकी तरफ क्यों ध्यान गया, आने वाली सिर्फ हवा हो ऐसा भी हो सकता है, और तर्क ताल्लुक मेरी खता हो ऐसा भी हो सकता है, अब भी वो पाबंदे वफा हो ऐसा भी हो सकता है। तो हमारे यहाँ ये गंगा जमनी तहजीब के देश में, हमारे बुरहानपुर की गंगा जमनी तहजीब को हम ही लोगों ने बरकरार रखना है, कोई दूसरा बाहर से आने वाला है नहीं। यही संदेश मैं देना चाहता हूँ कि इस गंगा जमनी तहजीब को हम बरकरार रखें। ये बुरहानपुर है और ये वलियों का, सूफी संतों का शहर है, इसकी शान आन बान आप और हम ही हैं। सर, लीड लैब के मंच के सारे सवालों का जवाब आपने बड़ी बखूबी से दिया। अब हम लोग एक अंतिम सवाल के तरफ चलते हैं कि इस मंच पर आकर आपका अनुभव कैसा रहा? बेइंतहा खुशी हुई मुझे जब, और ये मंच अपने आप में खूब तरक्की करेगा। इसमें हमारी कामयाबी का मकसद हमारी उसमें लोगों के बीच में जाएगा। शायद हमारी छोटी मोटी जो भी हमने किया है उससे इंस्पायर होकर कोई बच्चा इसमें अमल में ले आए। मैं तो इस लीड को की नज़र एक शेयर करना चाहूँगा। नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में उतरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुँचना कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। तो ये आपका मंच हमेशा बुलंदियों पे ठहरे रहे, मेरी ये दुआ है। थैंक यू सर।